मोबाइल मतलब मूवेबल जो चीजें होती हैं, जो भी चीज हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, उन सब चीजों को मोबाइल कहते हैं। हमने हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, हम उनको मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। हमारे लैपटॉप्स होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूव करवा सकते हैं। तो वो सब चीजें होती हैं एम कॉमर्स। अगर आपने कोई चीज, कोई अमेजोन अगर आपने डेस्कटॉप पे खोला, डेस्कटॉप मतलब जो घर के कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत सारे वायर वगैरह से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अपन हिलाते नहीं है जनरली, उसको तो कह देंगे ई कॉमर्स। और वही अगर अमेजोन आपने अपने फोन के अंदर खोल लिया, अपने लैपटॉप के अंदर खोल लिया, तो उसको अपन कहते हैं एम कॉमर्स। बाकी मतलब सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। तो आजकल हमें कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, तो हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमारा ये वाला चैप्टर आया, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। अब ये चैप्टर जो है वो इस चैप्टर से कनेक्टेड है, कोर बैंकिंग से कनेक्टेड है। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अमेजोन पे खरीदते हो तो वो फ्री में सामान देते हैं या पैसे लेंगे? पैसे लेंगे। पैसे लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे तरीके होते हैं, सीओडी, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, जो भी ऑनलाइन बैंकिंग का काम होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग। इसलिए हमें ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ना बहुत जरूरी है। देन सेकेंड चैप्टर जो हमारा था, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये तो आपको नाम से समझ में आता होगा कि इस चैप्टर में क्या होगा, क्यों ये चैप्टर डाला गया हमारे कोर्स में। क्या काम आता है फाइनेंस अकाउंट्स? प्रॉफिट लॉस देखने के लिए कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना नुकसान, कितना फायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए आपको बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है। वो बैलेंस शीट आजकल सब सॉफ्टवेयर के थ्रू बैलेंस शीट्स वगैरह बनती है। तो वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट चैप्टर था अपना ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का मतलब सारा काम ऑटोमेटिक होना, हर चीज ऑटोमेटिक होना। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर दुकान पे, आज भी छोटी छोटी दुकानों पे होता है, अगर जो बिल बनता है वो हाथ से बिल बनता है, वो लोग हाथ से लिखते हैं, हाथ से बिल बनाकर आपको देते हैं। पर अगर आप बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ तो वहां पे बारकोड होता है, होता है, किसने देखा है? तो बारकोड से बिल बनना आसान है, या जो अपन हाथ से बिल बनाते हैं उसको आसान है? बारकोड से। जबकि बारकोड भी वही काम कर रहा है बिल बनाने का, और हाथ से भी अपन वही काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में ये बताया गया कि कुछ भी बदला नहीं है, अभी भी हम वही करते हैं, अभी भी हम सेलिंग करते हैं, अभी भी हम परचेजिंग करते हैं बिजनेस में। बस सब चीजों के करने का तरीका हमारा बदल गया, हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई, हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस चीज को आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कहोगे? नाम से समझ में आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है? ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम जो कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा ताकि उसको देखकर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लिए जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल, एक MIS सिस्टम होता है। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, रियल लाइफ में काम में लिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको बताता है कि सपोज मेरी, जैसे मैं कोई बिजनेस करती हूँ, तो मैं झुंझुनू में बिजनेस करती हूँ, जयपुर में बिजनेस कर रही हूँ और दिल्ली में बिजनेस कर रही हूँ। अब मुझे ये देखना है कि कहाँ की सेल्स ज्यादा है और कहाँ की सेल्स कम है। तो ये सिस्टम मुझे बताएगा कि जयपुर में अगर आपके सेल्स कम है, तो ये सिस्टम मुझे हाईलाइट कर देगा कि जयपुर में आपकी सेल्स कम है, ताकि आप जयपुर में ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे इजीएस्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या फुल फॉर्म होता है बच्चों ई कॉमर्स का? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो भी काम, जो भी बिजनेस आप ऑनलाइन परफॉर्म करते हो, जो भी बाइंग एंड सेलिंग, जो भी खरीदना बेचना आप ऑनलाइन करते हो, उसको क्या कहते हैं? अपन ई कॉमर्स कहते हैं। जब भी हम खरीदते बेचते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। हमें इंटरनेट लगता है,
चाहिए इंटरनेट कुछ भी खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमें इंट्रानेट भी लगता है। ये क्या होता है इंट्रानेट? इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है? अच्छा, इंटर और इंट्रा, इन दोनों वर्ड का मीनिंग बताओ सोच के। इंटर स्टेट, विद इन स्टेट। वेरी गुड, वेरी गुड। यही मतलब होता है इंटरनेट और इंट्रानेट का। इंटरनेट का मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से उस नेटवर्क को यूज में ले सकते हैं, झुंझुनू से भी, जयपुर से भी, बॉम्बे से भी, यूएसए से भी, कहीं से भी काम में ले सकते हैं। इंट्रानेट मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटवर्क है वो सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही काम में लिया जा सकता है। जैसे अभी तो वर्क एट होम चल रहा है, नहीं बहुत सारे ऑफिस में, सीए के ऑफिस में ऐसा होता है कि वहां जाकर ही उसी कंप्यूटर पे बैठकर ही काम करना पड़ता है, हम कहीं से भी बैठकर वो काम नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज इंट्रानेट। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। अब ई कॉमर्स अगर अपन दिमाग में अपने अमेजोन रखें तो अमेजोन को इंटरनेट चाहिए? चाहिए, क्योंकि उसके कस्टमर्स कैसे उसको अमेजोन को यूज में लेंगे। अमेजोन को इंट्रानेट भी चाहिए क्या? अमेजोन को इंटरनेट भी चाहिए या हाँ या ना? चाहिए। उसके जो वर्कर्स, उसके जो एम्प्लॉइज अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, सामान को पैक करना, कौन सा आया, किसको डिलीवरी चली गई, किसको कितने दिन में डिलीवरी जाएगी, जो भी ट्रैकिंग रखनी होती है, उन सब चीजों के लिए तो उनको एक नेटवर्क चाहिए। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंट्रानेट, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम कुछ भी खोलते हैं साइट तो हमें www चाहिए होता है, चाहिए होता है। हमें ईमेल चाहिए होता है, चाहिए होता है। ईमेल पे हमारा मैसेज आता है कि आपका सामान शिप हो गया, आपका सामान आप ट्रैक कर सकते हो, आपका सामान डिलीवर हो गया। वो लोग हमें मेल भेजते हैं, हमें कोई दिक्कत हो तो हम उनको मेल भेज सकते हैं, तो हमें मेल की भी जरूरत पड़ती है। तो ई कॉमर्स इज नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, www, ईमेल एक्सेट्रा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है ई कॉमर्स मतलब। ई कॉमर्स मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर कभी भी कहीं से भी कोई भी काम कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। मैक्सिमम याद करना है बच्चों, ये नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसमें से अपन को ऐसा छोड़ना नहीं है कि इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो हमने 2 पॉइंट्स याद कर लिए तो काम चल जाएगा, नहीं। इसमें 4 लिखे हैं तो हमें 3.5 पॉइंट्स तो कम से कम याद करने ही करने हैं। तो हर उसमें हमें जितना लिखा है सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो ई कॉमर्स मतलब क्या होता है? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन करना। ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स इज अ सिंगल टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी? कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, www, ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ई कॉमर्स मतलब डूइंग बिजनेस एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी कहीं से कोई भी काम कर सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कह देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिया है ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब जो दुकानों पे होता है, जो बिना कंप्यूटर के होता है। ये एग्जाम्पल है, इसको कोई लर्निंग नहीं करनी, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। वेकअप, पहले उठना होता था तो हम क्या लगाते थे? अलार्म क्लॉक लगाते थे। आजकल अपने मोबाइल फोन में सब लोग अलार्म क्लॉक लगा लेते हैं। पहले अपन को ब्रेकफास्ट बनाना होता था, आजकल आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ब्रेकफास्ट मंगवा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जाना है तो पहले आप ऑटो रिक्शा करते थे, अब ओला उबर कर सारा काम हो रहा है। तो सब चीजें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। जैसे ये डायग्राम आप लोग को ध्यान में रखना है। ई कॉमर्स में क्या करते हो? सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर उसके बाद वो कार्ट में डालते हो, फिर क्रेडिट कार्ड चार्ज होता है, आप उसका पेमेंट करते हो। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पेमेंट करते ही उस ऑर्डर कंप्लीट का मैसेज आता है, एक तो कस्टमर के पास और एक मर्चेंट के पास। ये मर्चेंट कौन है? एक तो होते हैं सब, नहीं चलो, एक है अमेजोन, एक है एबीसी। इसमें से मर्चेंट अमेजोन होगा कि एबीसी होगा? एबीसी। जो अपना सामान अमेजोन पे बेच रहा है, अमेजोन के पास खुद के पास कोई सामान नहीं है, उसकी साइट पे जो मर्चेंट्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो अपना सामान बेचते हैं। तो मैसेज मर्चेंट के पास भी जाएगा कि आपके इस सामान का ऑर्डर आया, और मैसेज कस्टमर के पास भी जाएगा कि आपका सामान तब तक डिलीवर हो जाएगा। फिर वो सामान वेयर हाउस में जाता है, उसकी शिपिंग होती है और शिपमेंट आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर ई कॉमर्स का कभी हो
तो आप लोग छोटा सा ये डायग्राम फॉर्म में बनाकर आ सकते हैं। ये सब नहीं बनाना, सिर्फ लिख कर आना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल मतलब दुकान पे जाकर सामान खरीद रहे हैं, और ई कॉमर्स मतलब अपन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं। बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है, आप लोगों को सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब भी एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाएं, जरूर बेसिस जरूर लिखकर आने हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे यहाँ का टेस्ट हो, कभी भी हो, हमें ये बेसिस हमेशा लिखने हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का मैनुअली एक्सचेंज होता है। जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है इंटरनेट के थ्रू। ई कॉमर्स में सिर्फ वो हमें बताते हैं कि आपका ये सामान है, अब तक पहुंच जाएगा। सामान हाथ की हाथ मिलता नहीं है, सामान मिलने में टाइम लगता है ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए आपको एक दुकान चाहिए ऑपरेट करने के लिए। जनरली आप दुकान ऐसी जगह रखते हो जहां पे कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट हो, जहां कंपटीशन ज्यादा ना हो, जहां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सके। तो उसके लिए अपन को एक दुकान चाहिए, एक मॉल चाहिए जहां पे अपन दुकान को ओपन कर सके। जबकि ई कॉमर्स को लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है। ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट चाहिए होती है, और उस वेबसाइट के लिंक ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो सके। ट्रैफिक क्रिएट होना मतलब वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आता है, वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आता है, किस चीज को ट्रैफिक कहते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक हो रहा है। भीड़ कैसे, मतलब रिजल्ट आया इसलिए तो इतने सारे एक साथ लोग उसको विजिट करते हैं, जो लोग उसको देखते हैं, जितनी ज्यादा बार साइट ओपन होगी उतना ज्यादा उसका ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल आती है, उस टाइम पे उनका ट्रैफिक डबल ट्रिपल ट्रैफिक हो जाता है, और नॉर्मल डेज में उनका ट्रैफिक अलग रहता है। तो अगर वो अलग अलग जगह अपने लिंक्स डाल के रखेंगे तो लोग कुछ भी ओपन करो सीधे उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो उनका ट्रैफिक क्रिएट होगा, लोग देखेंगे 10 बार में 15 बार में एक बार तो उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स को तो दुकान चाहिए, और दुकान कैसी जगह होनी चाहिए जहां पे ज्यादा कंपटीशन ना और कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट हो। और ई कॉमर्स के लिए क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट के लिंक्स हर जगह होने चाहिए ताकि उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो सके। मिलती है ना, आप फ्लिपकार्ट खोलो, आप ओपन कर पाते हो, अगर कोई और पैरेलल ओपन कर रहा है वो भी ओपन कर सकता है। एक्सट्रीम के लिए बोला, एक्सट्रीम बैंडविड्थ रखते हैं अपने पास, जैसे अपनी आईसीआई की साइट होती है, वो लोग बैंडविड्थ ज्यादा लेते नहीं है, वो लोग स्पीड, जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो लोग उतनी स्पीड लेते नहीं है, खरीदना पड़ता है, ये सबका पैसा देना पड़ता है। अगर वो लोग उतनी स्पीड का पैसा देंगे तो उतने सारे लोग उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। साइज, ट्रेडिशनल कॉमर्स दुकान की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आइटम बेचते हो, उसका साइज क्या है और कितने कस्टमर्स उस दुकान पे विजिट करते हैं। अगर आप ट्रक अगर बेच रहे हो तो उसके लिए बहुत बड़ी दुकान चाहिए, और आप छोटे छोटे आइटम कुछ कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो तो छोटी दुकान चाहिए। तो कितने कस्टमर्स आपको विजिट करते हैं, क्या साइज है, कौन से तरीके का आइटम आप बेचते हो, ये सारी चीजें साइज पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे साइज मतलब क्या होता है कि अगर आपका हेवी ट्रैफिक हो रहा है तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। अभी मैंने बताया जैसे फ्लिपकार्ट की अगर सेल लगेगी तो उस ड्यूरेशन, सेल के ड्यूरेशन के लिए वो लोग ज्यादा बैंडविड्थ लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट को विजिट कर सके, और कहीं पे भी वेबसाइट उनकी ब्लॉक ना हो, कहीं पे भी वेबसाइट उनकी रुके ना, सब लोग देख सके, तभी उनकी सेल ज्यादा हो सकती है। ज्यादा उनको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, ज्यादा उनको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग विजिट करेंगे, अगर इतने सारे लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं तो सबका डेटा कहीं स्टोर करने की उनको जगह चाहिए, उतनी ज्यादा उनको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। ई कॉमर्स की सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है। बैंडविड्थ मतलब होता है, बैंडविड्थ मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीड, स्पीड या फिर उसको कह सकते हैं डेटा कैरिंग कैपेसिटी। उस इंटरनेट पे आप एक साथ कितना डेटा कैरी कर सकते हो, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने एमबीपीएस एक जगह से दूसरी जगह कितने सेकंड्स में ट्रांसफर कर सकता है, उसको क्या कहते हैं बैंडविड्थ।
अगर Amazon फ्लिपकार्ट की बैंडविड्थ अच्छी नहीं है और एक साथ 10 लोगों ने Amazon खोल लिया और 2 ही लोग उसको देख पा रहे हैं, बाकी जगह साइट रुक गई, बाकी जगह आपका वो नहीं बोलते, आप लोग क्या बोलते हो, सर्वर डाउन हो गया, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, दूसरी बार में सब थक जाएंगे, कोई उसको ओपन नहीं करेगा, उनकी सेल नहीं बढ़ेगी। तो ई कॉमर्स की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, उसकी बैंडविड्थ पे, कि जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी उतना अच्छा ई कॉमर्स की वेबसाइट आपकी रन कर सकती है। तो साइज, साइज किस किस पे डिपेंड करता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, कितने कस्टमर्स, कौन सा आइटम, क्या साइज का आइटम है, कितना ट्रैफिक क्रिएट होता है, इस पे साइज डिपेंड करता है। ई कॉमर्स में साइज मतलब बैंडविड्थ, प्रोसेसिंग पावर और उसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है मैनुअली होता है, इंसान खुद करता है, यहाँ पे सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर्स में सारा काम किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दुकानें लिमिटेड टाइम के लिए खुलती हैं हमेशा, सुबह 10 से शाम को 5, सुबह 10 से शाम को 8 तक के लिए, जबकि ई कॉमर्स तो 24/7 365 अवेलेबल है। अगर आपका मन है रात को 2 बजे का कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का, तो ई कॉमर्स में वो 2 बजे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ट्रेडिशनल कॉमर्स में वो काम आप नहीं कर सकते। नेचर ऑफ परचेज, जब भी हम दुकानों से सामान खरीदते हैं तो गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं खरीदने से पहले, हाथ में लेकर देखते हैं वो सामान कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हम छू कर देख सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में आप फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो नहीं, ई कॉमर्स में हम गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, खरीदने से पहले उसको फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। कस्टमर इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल कॉमर्स में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, सप्लायर से हम फेस टू फेस बातें करते हैं, और ई कॉमर्स में हम किससे बातें करते हैं, स्क्रीन से, स्क्रीन टू फेस होता है। बिजनेस स्कोप किसमें ज्यादा और किसमें कम, ट्रेडिशनल में कम, ई कॉमर्स में ज्यादा। ट्रेडिशनल में अगर आप खुद की दुकान खोल के झुंझुनू में बैठे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का एरिया, मुंबई तक का एरिया, इससे ज्यादा कवर नहीं कर सकते, जबकि ई कॉमर्स में अपन ऑल ओवर द वर्ल्ड एरिया कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस स्कोप ज्यादा, यहाँ पे कम है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, दुकानों पे कोई फिक्स तरीका होता है क्या बात करने का, इंफॉर्मेशन कुछ भी, अगर वो कपड़ा दिखा रहा है तो फिक्स तरीका होता है, वो ऐसे ही दिखाएगा शॉपकीपर अपन को कपड़ा, नहीं, उसका कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं होता, कोई सेम तरीका नहीं होता, किसी से तो वो कैसे बात कर रहा है, किसी से वो कैसे बात कर रहा है। जबकि ई कॉमर्स में सेम होगा कि अलग अलग, सेम। फ्लिपकार्ट जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है, वही थर्ड पर्सन को दिख रहा है, वही फोर्थ पर्सन को दिख रहा है, सबको सेम होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीका होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, और वहां पे कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं होता इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। रिसोर्स फोकस, ट्रेडिशनल में तो सप्लाई पे फोकस किया जाता है, सप्लाई मतलब सामान बेचना है, आप एक सामान लेने जाओगे ज्यादातर वो दूसरा भी दिखाते हैं, एक बार देख तो लो, तीसरा भी दिखा देते हैं, क्योंकि उनका एम होता है हमें सामान बेचना है। जबकि ई कॉमर्स में किस पे फोकस होता है, डिमांड पे, जो मुझे चाहिए ना वो उतना ही दिखाएगा। अगर मुझे कोई कपड़े 2 to 4 ईयर्स वाले कपड़े चाहिए तो वो 2 to 4 ईयर्स वाले ही कपड़े दिखाएगा, फिल्टर कर कर, वो मुझे 6 to 7 वाले कपड़े नहीं दिखाएगा। तो वहां पे तो फोकस होता है डिमांड में, और यहाँ फोकस होता है सप्लाई पे। मार्केटिंग, मार्केटिंग, अच्छा आप लोग खुद बताओ, मार्केटिंग किस में ज्यादा चाहिए होगी और किस में कम, ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में मार्केटिंग कम चाहिए और ट्रेडिशनल में ज्यादा चाहिए। कितने बच्चे इसको फेवर करते हैं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। मार्केटिंग हमें किस में ज्यादा करनी पड़ती है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में या ई कॉमर्स में, ट्रेडिशनल मतलब दुकान, ई कॉमर्स मतलब Amazon फ्लिपकार्ट कुछ भी, ट्रेडिशनल में ज्यादा करनी पड़ती है और ई कॉमर्स में ज्यादा। ट्रेडिशनल में ज्यादा कैसे बेटा, सब लोग ट्रेडिशनल कह रहे हैं, हाँ ट्रेडिशनल में ज्यादा कैसे, या दोनों में बराबर करनी पड़ती है, कोई जरूरत ही नहीं मार्केटिंग करने की, कैसे सामान बिक जाएगा, ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ, ऑप्शन ए ट्रेडिशनल में ज्यादा, ऑप्शन बी ई कॉमर्स में ज्यादा, सी कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ट्रेडिशनल, बी, बी में क्यों, ई कॉमर्स क्यों, फिजिकल दुकान तो नहीं है तो उनको है ना मार्केटिंग करके अपना सामान बेचना पड़ता है। जैसे Amazon है वो अपने एड्स कितने करता है, अब फिजिकल दुकान वाला तो अपने ऐड कर नहीं सकता ना टीवी पर, लेकिन ई कॉमर्स वाला वो करना फिजिकल वाला नहीं कर सकता टीवी पे कर ऐड, सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत
लार्ज स्केल तो होना चाहिए मैम, जितना उसका प्रॉफिट रहेगा उतना क्यों? अगर मेरी छोटी सी दुकान है और मेरा मन है मैं पैसा खर्च करूं और मैं दुकान पे एडवर्टाइजमेंट दूं तो टीवी पे नहीं आएगा? जितना प्रॉफिट रहता है उतना तो आपके फिर एडवर्टाइजिंग में लग जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो स्मॉल स्केल का प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो सकता क्या? अगर मेरा स्मॉल स्केल है और मेरा प्रॉफिट, मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे प्रॉफिट से, अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है और मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है तो मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? जिस भी मीडिया में करना चाहूँ। तो आप लोग की तो बात गलत हो गई। जनरली ई कॉमर्स में एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? देखो, अगर कंपैरिजन करो, वैसे तो दोनों में मार्केटिंग करना पड़ेगा अगर सामान बेचना है तो। अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाओ और किसी को नहीं बताओगे तो कोई आपसे सामान नहीं खरीदने आएगा, बट फिर भी उसको फिजिकली वहां दुकान दिख रही है, कोई आसपास क्रॉस करेगा बिना मार्केटिंग के तो भी उसको दिखेगा, वो सामान आपसे खरीदने का स्कोप है। अगर अपन उसकी बात करें ई कॉमर्स की, अगर अपन जनरली बात करें ई कॉमर्स की, मैंने मेरी वेबसाइट बना दी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट तो बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, उसको छोड़ो, मैंने मेरी वेबसाइट बना दी घर में बैठकर, तो किसी को अगर मैंने नहीं बताया कि मैंने वेबसाइट बनाई और मैं सामान बेचती हूँ तो कोई क्यों मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा, कोई क्यों मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा? तो वहां मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी ये वेबसाइट है, तब लोग ओपन करेंगे, तब लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो इन कंपैरिजन, वैसे तो मार्केटिंग दोनों के लिए जरूरी है, बट इन कंपैरिजन करें तो ई कॉमर्स में मार्केटिंग ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में फिजिकल स्टोर है, वो लोगों को दिखता है, लोग उससे सामान फिर भी खरीद सकते हैं। बट अपन को अगर ई कॉमर्स की बात करें तो उनको हमारी वेबसाइट कभी दिखेगी नहीं, हमें बताना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो वो हमसे सामान खरीदेंगे। ठीक है। पेमेंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, चेक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सीओडी, वॉलेट्स, बहुत सारे पेमेंट के तरीके होते हैं, अपने मन से भी आप नाम लिख सकते हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसमें हाथ के हाथ सामान मिलता है और किसमें सामान मिलने में टाइम लगता है? ट्रेडिशनल में हाथ के हाथ मिलता है, दुकान पर पैसा दिया सामान आया, जबकि ई कॉमर्स में टाइम लगेगा ही लगेगा। आजकल सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है, ड्रोन्स के थ्रू भी डिलीवरी होती है, ड्रोन्स के थ्रू भी डिलीवरी होती है, बट उसमें फिर भी टाइम लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। अपन को तुरंत सामान तो सिर्फ ट्रेडिशनल में मिल सकता है, ई कॉमर्स में तुरंत सामान नहीं मिल सकता। अच्छा, फ्रॉड किसमें ज्यादा होगा? ई कॉमर्स में फ्रॉड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में तो हम सामने खड़े ना, वो कैसे फ्रॉड कर देगा, जो मैंने मांगा उसको वही देना पड़ेगा, वो कुछ भी घपला नहीं कर सकता। जबकि ई कॉमर्स में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है? कुछ मंगाया और आ कुछ गया? या किसी ने फ्रॉड कर दिया हो कि हमने मंगाया सीओडी पे और फिर वो आया, फिर हमने कहा हम तो नहीं देंगे भाई? हाँ किया है क्या? पेमेंट का मतलब कैसे? मतलब जैसे बताओ पूरा स्टोरी। पेटीएम की तरह एक ऐप होता है, उसमें कुछ डिटेल डाल दो और वो जो टिक होता है ना, वो बंदा दिखाता है, सामने वाला दिखा देता है। अच्छा, ओ। और श्रेया बताओ बेटा। मैम को ड्रेस मंगवाई थी, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब आई, पहनने लायक क्वालिटी नहीं थी उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कृष्णकांत बताओ क्या मैम, फ्रॉड हुआ? मेरे दोस्त के साथ होने वाला था, उसने कोई चेयर मंगाई थी हाँ, पढ़ने की, तो है अच्छा ना, वो चेयर तो ऑर्डर कर दी, उसके बाद में किसी का फोन आता है, वैसे बोलता है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा, आप क्यूआर कोड भेज रहा हूँ एक, उस अच्छा पे स्कैन करो, अच्छा, फिर पेमेंट कर दो, फिर आ जाएगी। हाँ हाँ फिर उसने हाँ, किया नहीं पेमेंट, लेकिन किया नहीं, अच्छा फिर वो बच गया। डिलीवरी आई ना, तो फिर कैश ऑन डिलीवरी हो गई। अच्छा बच गया मतलब। और किसी के साथ फ्रॉड किया हो या हुआ हो? ई कॉमर्स में दोनों हो सकते हैं, फ्रॉड हो भी सकते हैं, किया भी हो। फ्रॉड तो बहुत होता है आजकल, तो इंस्टा पे इतनी सारी वो दिखाते रहते हैं, ये इतने का सामान मंगा लो, और अपन मंगा लेते हैं और कुछ नहीं आता घर में। वेट ही करते रहते हैं कब आएगा। ऐसा सुना हुआ है, होता है आईफोन के डब्बे में कुछ। तो ई कॉमर्स में फ्रॉड ज्यादा होगा और ट्रेडिशनल कॉमर्स में फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। प्रोसेसिंग,
क्योंकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में सारा काम आप मैनुअली करते हो तो क्लेरिकल एरर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेरिकल एरर्स? एनीबॉडी? क्लेरिकल एरर्स किसको कहते हैं? अर्थमेटिक या कुछ भी अपन डेटा को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो सारे एरर्स, ह्यूमन एरर्स, वो सारे एरर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. कई बार क्या होता है कि कोई, जैसे कोई आइटम है 200 का, गलती से कई बार वो 2000 लिखा जाता है या गलती से वो आइटम 20 रुपए का लिखा जाता है, तो कितना मेजर वहां पे चेंजेस हो सकते हैं. कई बार टोटलिंग मिस्टेक हो जाती है. इस तरीके की एरर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक होता है, इसलिए यहाँ पे कोई क्लेरिकल एरर नहीं होगी. ई कॉमर्स में कभी बिलिंग में ऐसा होता है कि बिल आना चाहिए था सपोज 500 का मेरे अकॉर्डिंग और बिल आ गया मेरा 600 का, ऐसा कभी होता है? नहीं, क्योंकि उनके टोटलिंग में कभी मिस्टेक नहीं हुई. कंप्यूटर उनके टोटलिंग करके देगा, जो भी टैक्स वैक्स जो भी जोड़ जाड़ के देना है उसको. तो ई कॉमर्स में सब कुछ काम ऑटोमेटिक होता है, सारा काम मशीन करती है, कंप्यूटर करता है, इसलिए वहां पे क्लेरिकल एरर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ई कॉमर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. अच्छा, ज्यादा स्टॉक हमें मैनुअल ट्रेडिशनल में रखना पड़ता है या ई कॉमर्स में? मैनुअल में ज्यादा रखना पड़ता है. कौन सा सामान कब कौन सा किसको दिखाना पड़े. ई कॉमर्स में कम क्यों रखना पड़ता है? बनता बाद में है वो सामान, डिलीवर बाद में होता है, इसलिए वो बनता भी बाद में. कई बार ऐसा होता है वहां पे सारे इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम बेसिस पे वहां पे इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन होता है. मैन्युफैक्चरर्स को पता होता है कस्टमर ये डिमांड करा, उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो उतना प्रोडक्शन करता है. किसी आइटम के वो सिर्फ 10 पीसेस बनाकर रख देगा अपने पास. अगर उसको लग रहा है उस आइटम का और ज्यादा डिमांड आ रही है, तब उसका वो प्रोडक्शन शुरू करता है. पहले से उसका प्रोडक्शन अपने पास स्टॉक में नहीं रखता. जबकि ट्रेडिशनल में वो सारा स्टॉक अपन को रखना पड़ता है. अच्छा, प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा बच्चों, ट्रेडिशनल या ई कॉमर्स? नॉर्मली सोचो, प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, ट्रेडिशनल में या ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स में. क्यों? लार्ज स्केल, अगर मेरी छोटी सी वेबसाइट है तो नहीं है मेरा लार्ज स्केल बिजनेस ई कॉमर्स में. लार्ज स्केल स्मॉल स्केल का कंसेप्ट हटा दो. नॉर्मली कॉस्ट कम आती है. क्यों? मिडलमैन की कॉस्ट हट जाती है ई कॉमर्स में. ट्रेडिशनल में तो पहले सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से रिटेलर से फिर फाइनल हमारे कंज्यूमर्स तक आता है, तो इतना ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, इसलिए उनका लास्ट तक जो प्रॉफिट बचता है वो कम बचता है. जबकि अगर अपन ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में हम सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, हमारा ज्योग्राफिक एरिया भी बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम आती है. कॉस्ट कम आती है क्योंकि मिडलमैन की कॉस्ट यहाँ पे हट गई, तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट ज्यादा हुआ. मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट ज्यादा होता है तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर को डिस्काउंट भी ज्यादा दे सकता है, और कस्टमर को डिस्काउंट ज्यादा तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है, ज्यादा सामान वो खरीदने की कोशिश करता है वहां से. तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के अंदर. हमें सारे डिफरेंसेस लॉस अवॉइड कर सकते हैं. कौन सा लॉस अवॉइड कर सकते हैं श्रेया? एंड जैसे नॉर्मल लॉस है, अपन स्टॉक रखा हुआ है, उतना स्टॉक भी का नहीं. स्टॉक का लॉस भी यहाँ पे ई कॉमर्स में कम होता है. वेरी गुड. स्टॉक का लॉस भी कम होता है. ये सारे डिफरेंसेस बच्चों याद करने हैं. दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है? अब आप लोग बताओगे थोड़ा से मेरे साथ बोलोगे. ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन. ट्रेडिशनल में दुकान चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह दुकान हो जहां कंपटीशन कम हो, कस्टमर्स ज्यादा आ सके. और ई कॉमर्स में वेबसाइट्स चाहिए और उस वेबसाइट का लिंक हर जगह होना चाहिए ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो सके. साइज, ट्रेडिशनल में साइज, ट्रेडिशनल में ज्यादा, अरे ज्यादा कम नहीं, किस तरीके का आइटम है, टाइप, उसका साइज, कितने कस्टमर्स उसको विजिट करते हैं, क्या ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंग हम साइज डिसाइड करते हैं. जबकि इसके अंदर बैंडविड्थ, अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज्यादा
प्रोसेसिंग पावर ज्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी, 3 चीजें हमें ज्यादा चाहिए। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल में, मैनुअल, ई में इलेक्ट्रॉनिक। अवेलेबिलिटी ट्रेडिशनल, लिमिटेड टाइम, ई कॉमर्स 24/7 365। नेचर ऑफ परचेजेस, गुड्स को कहाँ फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल में फिजिकली इंस्पेक्टेड और ई कॉमर्स में फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। कस्टमर इंटरेक्शन फेस टू फेस एंड स्क्रीन टू फेस। बिजनेस स्कोप, किसमें कम स्कोप है, किसमें ज्यादा। ट्रेडिशनल में लिमिटेड और ई कॉमर्स में ज्यादा स्कोप है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का तरीका, कहाँ सेम, कहाँ अलग अलग। ट्रेडिशनल में अलग अलग तरीका होता है और ई कॉमर्स में सेम तरीका होता है, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है। रिसोर्स फोकस, कहाँ पे सप्लाई में फोकस करते हैं और कहाँ डिमांड। ट्रेडिशनल में सप्लाई में और ई कॉमर्स में डिमांड साइड में। मार्केटिंग, कहाँ कम कहाँ ज्यादा। ट्रेडिशनल में कम, ई कॉमर्स में ज्यादा, क्योंकि ट्रेडिशनल की दुकानें हैं और लोगों को पता है उस दुकान के बारे में, तो लोग वहां से सामान खरीद सकते हैं, जबकि यहाँ पे पैसा ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। पेमेंट करने का तरीका ट्रेडिशनल में, और वहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स, और वहां पे टाइम लगता है। फ्रॉड ट्रेडिशनल में कम, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के। सिर्फ इतना इतना सा लिखना नहीं है जो हम बोल रहे हैं कम ज्यादा, ये पढ़ना है, ये जो लिखा है वही लिख कर आना है हमें, ठीक है। प्रोसेसिंग, यहाँ पे सबका मैनुअली होता है इसलिए क्लेरिकल एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहां सारा काम ऑटोमेटेड होता है इसलिए क्लेरिकल एरर्स कम होंगे। प्लस वहां पे एक और पॉइंट था, दैट इज JIT, जस्ट इन टाइम। इन्वेंट्री भी कम रखना पड़ता है क्योंकि सारी इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम बेसिस पे स्टोर करी जाती है। प्रॉफिट इसमें कम क्योंकि मिडलमैन इन्वॉल्व होता है, इसमें ज्यादा क्योंकि कॉस्ट मिडलमैन की नहीं आएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, वो कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट दे पाएगा और कस्टमर्स को ज्यादा बेटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिल पाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन था, ये वाला कहीं लिखना नहीं है। अगर आपसे MCQ बेस्ड कुछ पूछा जाए तो इसलिए ये नोट अपन को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो हुआ था दुनिया में वो नॉर्वे में हुआ था 1997। कोको कोला की वेंडिंग मशीन में किसी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा और मैसेज को उसने रिस्पॉन्ड किया, मैसेज भेजा कोको कोला दो, तो वहां से कोको कोला निकल कर आ गया। तो MCQ लीक के लिए हमें स्पेशली ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ई कॉमर्स कहाँ पे हुआ था दुनिया में, नॉर्वे में। कब? 1997। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्यों हम ई कॉमर्स करते हैं, क्यों आजकल दुनिया सब ऑनलाइन खरीदना ऑनलाइन खरीदना ऑनलाइन खरीदना, उसके फायदे क्या हैं, उसका किस किस को फायदा मिलेगा। कस्टमर्स को फायदा मिल रहा है, हमें फायदा मिल रहा है। अगर हम कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं तो क्या हमें फायदा मिलता है, हमें फायदा मिलता है। गवर्नमेंट को उससे फायदा मिलता है। गवर्नमेंट क्यों मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया क्यों कहते हैं? हाँ, रेवेन्यू जनरेट होता है और टैक्स आएगा तो क्या कम होएगा। क्यों मोदी जी इतना भयंकर फोकस करें डिजिटल इंडिया पे? करप्शन कम होगा नहीं होगा? करप्शन कम हो रहा है, सब कुछ कम रिकॉर्ड में है, सब कुछ दिख रहा है वहां पे। नहीं तो किसी से 10 रुपए लिए और उसको 5 रुपए का सामान दे दिया, वहां पे करप्शन ज्यादा है और डिजिटल मोड में अपना करप्शन कम है। और फायदे, सप्लायर्स को फायदे हैं। आज अमेज़न को फायदा है क्या वो अमेज़न की वेबसाइट खोलकर बैठे हैं? तो फ्लिपकार्ट को फायदा है क्या कि वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलकर बैठे हैं? उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तभी तो वो ये काम कर रहे हैं, नहीं वो ये काम क्यों करते? तो ई कॉमर्स की वजह से 3 लोगों को फायदे होते हैं, 3 लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो कस्टमर्स को, आप और हम जैसे लोगों को, सरकार को, मोदी जी को फायदा मिल रहा है, एंड जो बेचने वाले लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो हैं, उनको भी ई कॉमर्स की वजह से फायदा, और इसलिए आजकल सब लोग ई कॉमर्स के टूवर्ड्स स्विच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेनिफिट्स टू कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है।
आप और हमें क्या फायदे हो रहे हैं। कन्वीनियंट, ई कॉमर्स से सामान खरीदना कन्वीनियंट है या नहीं है बच्चों? कन्वीनियंट है। एक तो गर्मी हो रही है, उसमें धूप में निकलो, जाओ, शॉपिंग करो, 10 अगर अपन को थोड़ा सा कुछ भी जरा सा भी खरीदना, और वही अपन को अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो अपन किस में ज्यादा जाते हैं? ऑनलाइन में। घर बैठे बैठे काम हो रहा है, हर चीज मेरे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, जो मुझे जब चाहिए तब मैं खरीद सकती हूँ। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 12 बजे निकलना है या 1 बजे शॉपिंग के लिए मुझे निकलना है। टाइम बच रहा है नहीं बच रहा कस्टमर का? बच रहा है ना। जाने आने में ट्रैफिक में आधा घंटा 1 घंटा वहां खराब होगा, वहां दुकानों पे देखोगे, इससे अच्छा अपना घर बैठ के अपन देखेंगे तो टाइम हमारा बहुत सारा बच जाएगा। टाइम दोनों के लिए बच रहा है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों के लिए बच रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। अपन आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं ऑप्शंस के बीच में, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके अपन आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। रिव्यू देख सकते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है खराब है, देख सकते हैं। ई कॉमर्स में कस्टमर्स अपना फीडबैक लिखते हैं तो पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है खराब है, उसमें क्या क्वालिटी अच्छी आएगी खराब आएगी। ई कॉमर्स में हमें कूपन्स डील्स मिलते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन खरीदें, इसलिए तो वो लोग हमें कूपन्स डिस्काउंट देते हैं। एनी टाइम एक्सेस है, रात को 12 बजे भी कर सकते हो, 2 बजे भी शॉपिंग कर सकते हो, जब आपका मन हो तब आप ऑनलाइन वेबसाइट खोलो और उस पर शॉपिंग कर सकते हैं। किसी भी वक्त कोई भी मन, कहाँ कहीं पे भी मन हो अपन ये सारे काम कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को क्या क्या फायदे मिले? कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है, सब चीजें उनके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। टाइम सेविंग, कस्टमर का टाइम बच रहा है एंड सप्लायर का टाइम बच रहा है, तो उस समय में वो लोग और यूटिलाइज काम कर सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं। ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस उनको दिखते हैं तो उसमें वो आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। इजी टू फाइंड रिव्यूज, रिव्यूज देख सकते हैं कस्टमर जिन्होंने यूज कर लिया। कूपन्स एंड डील्स मिलते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंकरेज हो सके शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू। एनी टाइम एक्सेस, चलो आप लोग बिना देखे बोलो, हेडिंग हेडिंग बोलो कि कस्टमर्स को क्या क्या फायदे हैं। कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शंस, easy to find reviews, anytime access and coupons and deals। चलो ऑनलाइन पूछूं मैं किसी से? हाँ राधिका बेटा बताओ, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। टाइम सेविंग, एनी टाइम एक्सेस और इजी टू फाइंड रिव्यू और कूपन और वेरियस ऑप्शंस और कन्वीनियंस होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी तो अपन हेडिंग रिवाइज कर रहे हैं, पर आप लोगों को अंदर का भी याद करना, और कल मैं अंदर का भी सुनूंगी सबका, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कस्टमर को क्या क्या फायदे मिले, क्या क्या फायदे मिले। कन्वीनियंट है, वेरियस टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शंस, इजी टू फाइंड रिव्यूज, कूपन्स एंड डील्स, एनी टाइम एक्सेस। ये तो हुए कस्टमर को जो फायदा मिल गया। अगर अपन देखें कि गवर्नमेंट को क्या फायदे मिले, पहला फायदा क्या है? करप्शन का। करप्शन कम होएगा या ज्यादा होएगा? ई कॉमर्स से कम होगा। करप्शन से गवर्नमेंट आराम से फाइट कर सकती है। अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, फायदा होता है ई कॉमर्स से? फायदा होता है। गवर्नमेंट को इकोलॉजिकल डैमेज से भी गवर्नमेंट बचती है। फायदा कैसे होता है? व्हीकल्स लगेंगे, पेट्रोल लगेगा, कितना सारा उसका एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, कितने सारे पोल्यूशंस क्रिएट होंगे, और यहाँ पे ई कॉमर्स में कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। तो इकोलॉजिकल जो डैमेज होता है उससे भी गवर्नमेंट बचेगी। तो गवर्नमेंट के 2 फायदे मिलेंगे गवर्नमेंट को, क्या क्या? करप्शन एंड इकोलॉजिकल। अब अपन देखेंगे कि जो सप्लायर है, जो सेलर है, जो वेंडर है, उसको क्या क्या फायदे मिले। बिजनेस सेलर, मतलब मैं यहाँ बात करूंगी अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को या कोई और कंपनी, एबीसी कंपनी जो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचती है, उनको क्या फायदा मिलेगा, क्यों वो लोग ई कॉमर्स का काम करना चाहेंगे, उनको क्या क्या फायदा मिलेगा। इंक्रीज कस्टमर बेस, उनके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा जुड़ेंगे या कम? ज्यादा। आजकल सब लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सब लोग। तो पहले के जो थे वो तो है ही है, प्लस नए कस्टमर्स और उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बस उनको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप मेरी वेबसाइट को ओपन कर काम कर सकते हो। तो उनके कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग?
बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार होने वाला पेमेंट इजी होता है। कैसे, कुछ बता सकते हो? कोई एग्जाम्पल? जैसे अमेज़न से कुछ अपने उसमें यूपीआई एड्रेस रहता है, आपको बस एक क्लिक करना पड़ता है, इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले जब मेरा बच्चा छोटा था मैं डायपर्स मंगवाती थी, ठीक है, डायपर्स मंगवाती थी। अगर मैं डायपर्स का सब्सक्रिप्शन ले लूं उनसे, तो वो हर महीने मैं ऑर्डर करूं नहीं करूं, सपोज अगर 15th फिक्स है डेट, तो हर महीने की 15 तारीख को ऑटोमेटिकली उस साइज का डायपर मेरे घर पे पहुंच जाएगा और वो मेरे से पेमेंट लेकर चला जाएगा। तो उनके लिए कितना आसान है, हमारे लिए भी आसान है, हमें हर महीने दोबारा ऑर्डर करने का टेंशन नहीं है, हर महीने हम भूल जाते हैं। उनके लिए भी आसान है कि उनका कस्टमर हर महीने का उनका पैसा जुड़ता जा रहा है। ऑटोमेटिक पेमेंट जैसे उन्होंने बताया भी कि सही है, ऑटोमेटिक उनके पास सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं, हम सिर्फ एक चीज डालते हैं और वो पेमेंट हमारा हो जाता है। उनके पास डिटेल्स है हमारी क्रेडिट कार्ड वगैरह की, ऑटोमेटिक मैंने कहा मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेना, तो हर महीने वो ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। तो जो भी होमोजीनियस ट्रांजेक्शंस होते हैं, होमोजीनियस जो सेम तरीके के ट्रांजेक्शन आप हर महीने कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, जो भी उनकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका पेमेंट उनको मिलना बहुत आसान हो जाता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ई कॉमर्स में सारा काम रियल टाइम बेस्ड होता है। रियल टाइम मतलब रियल टाइम बच्चों, रियल टाइम रियल टाइम हाँ, हैंड टू हैंड, हाथ के हाथ काम होता है, हाथ के हाथ ट्रांजेक्शन कन्वर्ट होता है। अगर आप पेमेंट करें तो हाथ के हाथ आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो भी पॉलिसी होनी है, जो भी है, हाथ की हाथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, हाथ की हाथ मेरे नाम पे ट्रांजेक्शन चला जाता है। अगर उनके पास स्टॉक में 50 पीसेस बचे हैं और मैंने सामान खरीद दिया, तो तुरंत वो मुझे 49 दिखाएगा या वो 1 घंटे बाद 49 दिखाएगा? तुरंत दिखाएगा। दूसरे लोग जो पैरेलल देख रहे हैं उनको तुरंत वो 49 ही दिखेगा, वो 50 नहीं दिखेगा। तुरंत जो ट्रांजैक्शन में अपडेशंस होते हैं वो सब यहाँ पे होता है। प्रोवाइड्स अ डायनामिक मार्केट, क्योंकि आजकल इतने सारे लोग ई कॉमर्स के अंदर जाते जा रहे हैं, तो सबको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है। कोई भी हल्की क्वालिटी का सामान आप ई कॉमर्स पे नहीं बेच सकता, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स हैं जो ई कॉमर्स पे सामान बेचते हैं। कॉस्ट बायर के लिए भी कम आ रही है, बायर को कॉस्ट कम देनी पड़ती है। क्यों? बहुत सारे सप्लायर्स हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज का एक बंदा तो 100 रुपए ले रहा है और दूसरा बंदा उसी चीज का 50 रुपए ले रहा है। बहुत कम मिनिमम मार्जिन पे सप्लायर्स को काम करना पड़ेगा, तभी बायर्स उससे खरीदेगा, तो बायर्स के लिए भी कॉस्ट कम आएगी। सप्लायर्स के लिए भी जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। सप्लायर्स के लिए कॉस्ट कम कैसे आती है? वो लोग जो भी बिडिंग होती है, बिडिंग मतलब बिडिंग ऑक्शंस वगैरह जो होते हैं ऑनलाइन, उस बिडिंग में वो लोग उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी बिड को वो सबमिट कर सकते हैं तुरंत, और ऑनलाइन वो अपने रिव्यू कर सकते हैं, जो भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसको ऑनलाइन रिव्यू कर सकते हैं। तो जो सप्लायर्स हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कॉस्ट कम आ रही है। इनकी ओवरहेड कॉस्ट भी कम होती है, ओवरहेड कॉस्ट कम होती है, एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी इतनी ज्यादा उनको देनी नहीं पड़ती। एक बार एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, पर एक बार जब एडवर्टाइजमेंट हो गया, लोग जानने लग गए आपकी वेबसाइट के बारे में, उसके बाद उनको उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, मेल कर दो सबको, उसकी कॉस्ट आपकी बहुत कम आती है। तो कॉस्ट बायर्स के लिए भी कम आ रही है, कॉस्ट सप्लायर्स के लिए भी कम आ रही है, आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी कम लग रही है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो भी आपकी कम लगती है। देन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू, एफिशिएंसी मतलब एक होता है इफेक्टिव, एक होता है एफिशिएंट। क्या मतलब होता है? कोई काम करना कॉस्ट मैटरली करती है, एफिशिएंट में कम कॉस्ट कम टाइम में। वेरी गुड। अच्छा, किसमें ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे और किसमें होता है ऑब्जेक्टिव अचीव होना हो एफिशिएंट? एफिशिएंसी का मतलब काम करने की काबिलियत, एफिशिएंसी आपके अंदर कितनी है।
इफेक्टिव मतलब आप उस चीज को अचीव करो, जो चाहा वो अचीव करो। आपने चाहा आपको सीए बनना है और आप सीए बन गए, दैट इज नोन एज यू आर इफेक्टिव। अगर आपने पहली बार में सीए बन गए तो आप एफिशिएंट भी हो। आप 10 अटेम्प्ट में सीए बन रहे हो मतलब आप एफिशिएंट तो नहीं हो, पर आप क्या हो, इफेक्टिव। क्या जरूरी है, इफेक्टिव होना या एफिशिएंट होना? एफिशिएंट होना जरूरी है। एफिशिएंट होना जरूरी है। नहीं ऐसे तो क्या, मेरे को तो एक ही चीज बताओ, ऐसे वैसे नहीं होता। इसी एग्जाम्पल के हिसाब से। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड कृष्णा। और अगर फर्स्ट में नहीं हुआ तो छोड़ दोगे सी? करोगे ना। सीए बनना जरूरी है, चाहे वो 10 अटेम्प्ट में चाहे वो 15 में, सीए बनना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी इफेक्टिव होना होता है, जो हमारा एम है। वैसे तो देखो इफेक्टिव भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है कि पहली बार में आपको अचीव करें। पर अगर आप गोल ही अचीव नहीं कर पा रहे, आप एफिशिएंट तो हो, काम तो बहुत अच्छा कर पा रहे हो, बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी, आप बहुत अच्छा लिखते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर सीए बन ही नहीं पा रहे तो उसका क्या फायदा, उस सब चीजों का भी। सबसे ज्यादा जरूरी है सीए बनना, चाहे वो हम कैसे भी हम सीए बने। तो इफेक्टिवनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, जो बिजनेसेस हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, उनकी काम करने की कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। कैसे? उनको काम करने में टाइम कम लगता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने में टाइम कम लगता है, डिलीवरी टू पेमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है उसमें टाइम कम लगता है। एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हमें बार बार डेटा को री एंटर नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इन्वेंट्री भी आपको कम रखनी पड़ती है क्योंकि इन्वेंट्री सारी की सारी जस्ट इन टाइम बेसिस पे यहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर करी जाती है। तो ऑब्सोलीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये इन्वेंट्री आपकी ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो इन्वेंट्री भी कम रखनी पड़ रही है, एरर भी कम आ रहे हैं और टाइम भी कम लगता है, इसलिए वहां पे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये पॉइंट दोनों वही हैं जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट। नया मार्केट क्रिएट करना है बहुत आसान है, आप झुंझुनू में रहते हुए भी कोई भी एरिया को कवर कर सकते हो। इजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट, ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, कोई भी आसानी से उसमें घुस सकता है, कोई भी घुस सकता है। मेरा मन है आज मेरी वेबसाइट दुकान है, मेरा मन है मेरा बिजनेस भी ऑनलाइन होना चाहिए, मैं खुद की वेबसाइट बनवा के डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर्स नहीं होते, जो बंदा चाहे उस बिजनेस के अंदर आसानी से एंटर कर सकता है। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है तो सब लोग क्वालिटी क्वालिटी बनाते हैं, सब लोग स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि अगर आज मेरी कोई कपड़े की दुकान है, छोटी सी दुकान है, अगर मेरा मन करे कि मेरे को अमेजोन पे मेरा सामान बेचना है, तो अमेजोन की स्पेसिफिकेशन होती है, क्योंकि नाम अमेजोन का खराब होगा अगर कपड़ा खराब आ गया तो अमेजोन अपनी स्पेसिफिकेशन, मिंत्रा अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है कि आपका कपड़े की लेंथ इतनी कम से कम होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए कपड़ा। वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना पड़ेगा और तब आप उस वेबसाइट पे बेच सकते हो। तो स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एंड यहाँ पे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी आप बनाते हो। कस्टमाइज मतलब बच्चों जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट अपन चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले, यहाँ पे जो भी बिजनेस प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सारा काम यहाँ पे स्ट्रीमलाइन होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि सपोज अगर अपन ट्रेडिशनल कॉमर्स में बात करें और मैंने उसको ऑर्डर किया कि मुझे इस चीज के आप 50 पीसेस दे दो, सपोज कोई कुर्ती है, मैंने कहा भैया मुझे कुर्ती के 50 पीसेस दे दो। अब मैंने उससे पूछा, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा भैया मुझे कब तक मिल जाएंगे? अब कब तक का आंसर वो फोन करेगा अपने मैन्युफैक्चरर को, जो भी उसके मैन्युफैक्चरर है, उसका मैन्युफैक्चरर फोन करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कि अपने पास कितना स्टॉक है। प्रोडक्शन वाले के पास कम स्टॉक है तो वो परचेज को फोन करेगा कि भाई तुम कब तक मुझे और माल मंगा दोगे। थ्रू एंड थ्रू फोन चलते जाएंगे, तो वो मुझे एग्जैक्ट आंसर, तुरंत आंसर नहीं दे सकता कि ये सामान कब तक पहुंचाएगा। जबकि अगर आप ई कॉमर्स में 50 पीसेस ऑर्डर करो तो आपको तुरंत पता चल जाता है वो कब तक मिलेगा सामान, तुरंत हाथ की हाथ वो डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताता है, 1 या 2 दिन आगे पीछे होता है, बाकी वो बता देता है कि 25th तक एक्सपेक्टेड डेट है जो आपके पास सामान पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंसानों को एक दूसरे से बातें नहीं करनी पड़ती, सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बातें करता है, इसलिए वो तुरंत प्रोसेस कंप्लीट होता है, तुरंत हमें पता चल जाता है सामान कब तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे टाइम डिले, जो समय लगता है वो यहाँ पे कम लगता है, सारा काम सीमलेस हो जाता है। सीमलेस मतलब आसान, स्मूथ, सारा काम आसानी से यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ सप्लायर्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्रीज कस्टमर बेस। इंक्रीज कस्टमर बेस मतलब नए कस्टमर को जोड़ना बहुत आसान है, सिर्फ उसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हम नए कस्टमर को जोड़ सकते हैं। रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी, जो भी होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका पेमेंट मिलना सप्लायर्स को बहुत आसान हो जाता है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड्स अ डायनेमिक मार्केट, सब लोग डायनेमिक मार्केट दुनिया में काम करें, सारे सप्लायर्स, सब लोग अपनी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट किस किस को कम आएगी? बायर को। कॉस्ट बायर को कम क्यों आएगी? क्योंकि इतने सारे सप्लायर्स हैं तो वो ज्यादा मार्जिन रखकर सामान नहीं बेच सकते, सप्लायर की कॉस्ट कम आएगी। ऑनलाइन बिडिंग डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, अपने बिड को सबमिट कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स को रिव्यू कर सकते हैं, क्या रिवॉर्ड्स उनको मिल रहे हैं। ओवरहेड कॉस्ट उनको कम आएगी और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम आएगी। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, टाइम कम लगेगा, एरर कम आएंगी, हर चीज दोबारा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री भी कम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम बेसिस पे स्टोर होती है, तो इन्वेंट्री के ऑब्सलीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन नए मार्केट को क्रिएट करना, नए मार्केट में घुसना बहुत आसान है, एंट्री बैरियर्स नहीं है वहां पे। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज्ड हैं, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले, सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो जो समय लगता है कोई भी ट्रांजैक्शन खत्म हो कंप्लीट होने में, वो समय यहाँ पे कम लगेगा, सारे ट्रांजैक्शन हमें क्या लगेंगे? सीमलेस हो रहे हैं। चलो हम रिवाइज करें बच्चों, देखते हैं हमें कितना याद है। रिकरिंग मतलब जो भी बार बार जो पेमेंट का मेथड होता है, अगर मैंने कह दिया कि हर महीने मुझे ये डायपर भिजवा देना, होमोजीनियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, और मैंने उनको अलाउ करा गया कि मेरे क्रेडिट कार्ड से आप हर महीने इतना पैसा डिडक्ट कर लिया, तो उनके लिए पेमेंट मिलना आसान हो गया। जो बार बार सेम ट्रांजेक्शन का जो पैसा मिल रहा है वो उनके लिए आसानी से उनको मिल जाता है। ठीक है। बिडिंग मतलब जो भी ऑनलाइन बिडिंग हमें करनी होती है कि किसी भी चीज की बिडिंग, सपोज सपोज मुझे कोई एसी लेना है, ठीक है, कोई होटल मैंने ओपन किया, उसके लिए मुझे एसी लेना है, मुझे 50 एसी चाहिए। अब 50 एसी मेरे पास सप्लायर्स हैं A, B, C, 50 एसी को बेचने के लिए। अब वो लोग ए वाले अपना कोटेशन भेज सकता है, ए वाले ने कहा मैं आपको 40,000 का एसी बेच दूंगा, बी वाले ने कहा मैं 35 का एसी बेच दूंगा, और सी वाले ने कहा मैं 30 का बेच दूंगा। ये बिडिंग का ही तो कर रहे हैं ये लोग, अपनी जो बिड है, अपनी जो कोटेशन है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सप्लायर जो भी बंदा यूज करने वाला है वो ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकता है, उनको जो भी रिवॉर्ड्स मिलने हैं किसी भी चीज के, रिवॉर्ड्स मिलने हैं कि अगर आपने 50 एसी बेच दिए तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने 15 एसी बेचे हैं तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा डील्स चलती रहती है कंपनीज के अंदर, तो किसको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा वो ऑनलाइन वो लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कितना याद हुआ, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं बच्चों बेनिफिट्स टू कस्टमर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं, मनाही नहीं है। हाँ जी बच्चों बताओ, बेनिफिट्स टू कस्टमर। कन्वीनियंस, टाइम सेविंग। अपने मन में 6 याद कर लो, टोटल 6 हैं, देखो 6 के 6 याद हैं या नहीं है, मन में बोलो। कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, फिर वेरियस ऑप्शंस, देन कूपन्स, देन रिव्यूज, एनी टाइम एक्सेस। वेरी गुड। देन
बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, सरकार को क्या क्या फायदे हुए? 2 फायदे हैं, एक तो करप्शन से बचेंगे हम और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, हमारा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। देन जो सप्लायर है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसको क्या क्या फायदे हुए? कस्टमर बेस, कस्टमर को बढ़ाना आसान है, रिकरिंग पेमेंट्स, जो भी सेम तरीके के ट्रांजैक्शन है उसका पेमेंट मिलना आसान है, और कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन किस किस को हुआ? सप्लायर को। क्या क्या? एक तो वो बिड को, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अपनी बिड को सबमिट कर सकता है, अपने रिवॉर्ड्स को देख सकता है, और बायर को फायदा कैसे हुआ? इतने सारे सप्लायर्स हैं तो वो कम से कम मार्जिन पे सामान बेचेंगे और ओवरहेड कॉस्ट बचेगी और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बचेगी। देन और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन मतलब रियल टाइम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। देन एंट्री बैरियर्स बहुत कम है, कोई भी आसानी से घुस सकता है। ऐसे से दो और पॉइंट से न्यू मार्केट में एंटर करना और न्यू मार्केट को क्रिएट करना आसान होता है। देन एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैसे? ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट वाला कई बार अलग से सिर्फ वो 2 नंबर में पूछ लेता है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है सप्लायर्स की। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू, हाँ, इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी क्योंकि जेआईटी बेसिस पे हमारी इन्वेंट्री स्टोर होगी, और रिडक्शन इन टाइम, हमें समय कम लगेगा कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में, फ्रॉम डिलीवरी टू पेमेंट समय कम लगता है। और सही बता रहे हो बेटा, री एंटर नहीं करना पड़ता, दोबारा डेटा को डालना नहीं पड़ता, तो एरर आने के चांसेस कम होते हैं। एरर कम, टाइम कम और इन्वेंट्री कम, ये 3 चीजें कम है, इसलिए हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और डायनेमिक मार्केट, सब लोग उस मार्केट में काम कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएंगे। वेरी गुड। और बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी था क्या? डायनेमिक भी था शायद, हाँ। और नौ पॉइंट तो बता दिया आप लोगों ने। हेलो, ठीक है। और टाइम सेविंग भी था क्या? टाइम डिले, एलिमिनेशन ऑफ द टाइम डिले, जो अपने लास्ट में पढ़ा था। सारा काम सीमलेस हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। वेरी गुड, आप लोग को याद है, वेरी गुड। चलो, अपन ने पढ़ा था इससे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करना। It is a combination of various technologies like internet, intranet, www, email, fax, etc. और डेफिनेशन में क्या लिखोगे? एनी टाइम एक्सेस, कभी भी कहीं से कोई भी अपन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंसेस पढ़े थे अपन ने ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स में। देखते हैं कितने डिफरेंसेस हमें याद है बिना बेसिस के। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड साइज, क्या आइटम बेच रहे हो, उसका क्या टाइप है, क्या कितने कस्टमर्स आते हैं, उसके बेसिस पे दुकान की साइज डिसाइड होगी। वहां पे बैंडविड्थ, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। देन प्रॉफिट यहाँ पे कम होगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे मिडलमैन की कॉस्ट लगेगी। वहां प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि मिडलमैन की कोई कॉस्ट नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक है। तो मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिट ज्यादा, तो वो डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है और कस्टमर्स को बेटर प्राइस पे सामान ज्यादा मिल रहा है।
ये मैनुअल प्रोसेसिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। फ्रॉड इसमें कम, उसमें ज्यादा होने के चांसेस। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग यहाँ पे कम करनी पड़ती है क्योंकि फिजिकल दुकान है, सबको दिख रही है, वहां मार्केटिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लिंक देना पड़ेगा वेबसाइट का। क्लेरिकल एरर्स, प्रोसेसिंग, यहाँ पे सारा काम मैनुअल होता है तो क्लेरिकल एरर्स होने के चांसेस ज्यादा, वहां कोई क्लेरिकल एरर्स नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक है। प्लस 2 पॉइंट है वहां पे इसी के साथ, कौन सा था, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री सारा जस्ट इन टाइम बेसिस पे स्टोर होता है। देन पेमेंट, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड वहां पे बता दोगे। देन डिलीवरी हाथ के हाथ मिलती है, वहां पे टाइम लगता है डिलीवरी में। यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वहां पे फ्री टू फेस होता है। ये डिमांड साइड पे फोकस होता है, यहाँ पे सप्लाई साइड पे फोकस होता है। वो लिमिटेड टाइम के लिए दुकानें खुली हैं, वो 24/7 365 साइज हो गया, 24/7 365 दुकानें ओपन रहती हैं। हाँ, लोकेशन कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो और वहां पे वेबसाइट का लिंक हर जगह हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे क्रिएट हो सके। वेरी गुड। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया व्हाट इज ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स, टू सप्लायर्स एंड टू गवर्नमेंट। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अगर सारे फायदे ही फायदे, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी। क्यों दुनिया 100% ई कॉमर्स में नहीं जा रही? अगर सारे फायदे फायदे, उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट के क्या अमेज़न फ्लिपकार्ट ओपन कर सकते हो? नहीं, तो वो आपको अलग से खर्चा लगाना पड़ेगा ना। आपकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। जो गांव होते हैं छोटे छोटे, वहां इंटरनेट कनेक्शन आज भी नहीं आता, आज भी वहां पे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, जब भी अपन ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन डालते हैं तो हमारी स्टार्टअप, उसको शुरू करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। सबसे पहले कॉस्ट तो आपकी इंटरनेट की कॉस्ट आएगी। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमें कंप्यूटर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट हमारी बहुत सारी बैठेगी। सेटअप, वो सब सेट करने के लिए हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके वर्किंग आवर्स लगेंगे, उनको मेहनत लगेगी, वो सारी कॉस्ट हमारी आएगी। मेंटेनेंस, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि ये काम इस तरीके से करना, ऑनलाइन वेबसाइट ऐसे ओपन करनी है, ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, सब सिखाना पड़ेगा, हमें सब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसकी भी कॉस्ट हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। स्टार्टअप कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी? कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की कॉस्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हो, सेटअप, जो भी लोग सेटअप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, और मेंटेनेंस, उनको सिखाने की कॉस्ट हमें बहुत बेयर करनी पड़ेगी। लीगल इश्यूज आते हैं ई कॉमर्स में। क्या कभी कोई नाम सुना है? देखो SPDI, या फिर नाम सुना है प्राइवेसी पॉलिसी, फेसबुक वगैरह पे कहीं देखा हो? क्या मतलब होता है? अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस पे चल जाती है तो लीक होने के चांसेस रहते हैं। लीक होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SPDI? कहीं देखा हो, कहीं सुना हो? नहीं। SPDI का फुल फॉर्म होता है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे वैसे ये दोनों टॉपिक्स, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। आपका जो सेंसिटिव डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका मोबाइल नंबर बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत पर्सनल होता है। कोई भी कंपनी किसी को आपका मोबाइल नंबर लीक आउट नहीं कर सकती। अगर मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है और कोई बंदा एयरटेल के ऑफिस में जाकर मेरा नंबर, फोन नंबर मांगे और एयरटेल कंपनी उसको मेरा फोन नंबर लीक कर दे, तो मैं उस कंपनी पे केस कर सकती हूँ। ये रूल होता है, ये लीगल इशू। तो सेंसिटिव डेटा कितना प्राइवेट रखना है, किसके पास जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कोई इंफॉर्मेशन गलत हाथों में ना चला जाए, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ये सब गलत हाथों में चल जाए, कोई लीगल इशू, गवर्नमेंट के इश्यूज कोई फेस ना करने पड़े। तो ये सारे इश्यूज आपको देखने पड़ते हैं जब भी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट को ओपन करते हैं। कई बिजनेस कभी ई कॉमर्स में आ ही नहीं सकते, मतलब आ रहे हैं बट लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं? जल्दी खराब होते हैं।
जैसे हम तो झुंझुनू रहते हैं, बाकी दिल्ली वैली में तो किसी को ब्रेड चाहिए तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट जनरली अगर नीचे ही दुकान है तो हम क्या सोचते हैं, हम जाकर खरीद के लाएं ताकि फ्रेश ब्रेड आएगी, ना कि हम ऑनलाइन सामान मंगाएं। तो पेरिशेबल आइटम के लिए जनरली लोग ई कॉमर्स को यूज में नहीं लेते। और जो बहुत कॉस्टली आइटम्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, डायमंड्स होते हैं, तो डायमंड्स हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते ई कॉमर्स के थ्रू हमने देखा और हमने मंगा लिया। डायमंड हम मंगा नहीं सकते, डायमंड को तो जब तक आप फिजिकली नहीं देखोगे तब तक आप डायमंड गोल्ड नहीं खरीद सकते। तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, ई कॉमर्स में वो जा ही नहीं सकते, जैसे कि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं और जो बहुत कॉस्टली आइटम्स होते हैं वो ई कॉमर्स में नहीं जा सकते। कल्चर, कई लोगों का कल्चर अलाउ नहीं करता ई कॉमर्स के लिए। जैसे आज आप और हमारी जनरेशन, हम तो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, पर आज भी हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम दुकान पे जाकर ही खरीद कर लाएंगे ताकि हाथ से देख तो सके वो सामान कैसा है। हम जो स्क्रीन से सामान मंगाते हैं हमें उस पर भरोसा नहीं है। तो कल्चर अलाउ नहीं करता कई लोगों का कि वो ई कॉमर्स के अंदर स्विच कर सके। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का डर रहेगा ई कॉमर्स में। अभी मैंने बताया प्रिवेसी पॉलिसी, एसपीडीआई। आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अगर डालते हैं तो आपको हमेशा डर रहता है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी हैकर के पास ना चला जाए। अगर वो चला गया तो हैकर आपका सारा क्रेडिट कार्ड का अमाउंट निकाल सकता है। तो हमें सिक्योरिटी का डर हमेशा ई कॉमर्स में बना हुआ रहता है। तो ये सारा डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के? सबसे पहला, हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और छोटे छोटे गांवों में वो कनेक्शन नहीं आता तो वहां तक अपन नहीं पहुंच सकते। देन स्टार्टअप कॉस्ट लगेगी, कनेक्शन की कॉस्ट लगेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की, सेटअप, लोगों के वर्किंग आवर्स लगेंगे एंड मेंटेनेंस, मतलब लोगों को सिखाना पड़ेगा, वो सारी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। देन लीगल इश्यूज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लीगल इश्यूज कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में ना चली जाए। देन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो ई कॉमर्स में नहीं जा पाते, जैसे कि पेरिशेबल एंड जो बहुत कॉस्टली आइटम्स होते हैं। एंड कल्चर, कई लोगों का कल्चर अलाउ नहीं करता, वो आज भी ये सोचते हैं दुकान पे जाकर ही हम सामान खरीदेंगे। देन सिक्योरिटी का डर हमेशा बना रहता है कि हमारी क्योंकि इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास जाती है तो हमें डर रहता है कोई हैकर उसको आसानी से हैक ना कर ले। तो ये सारे क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। चलो रिवाइज करते हैं बच्चों जो जो पढ़ा हमने। इतना ही पढ़ेंगे आज, इतना यहाँ तक लर्न कर कर आना है आप लोगों को। अभी अपन जितना भी पढ़ा है सब रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? क्या होता है ई कॉमर्स? मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट, www, what is the meaning of www? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? एंड एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं से कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन हमने पढ़े थे डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल का, फिर ई कॉमर्स का। डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स, और वहां पे बैंडविड्थ, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर। देन लोकेशन, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो, वहां पे वेबसाइट का लिंक होगा ताकि ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। देन इंटरेक्शन, वहां पे फेस टू फेस, यहाँ पे स्क्रीन टू फेस। देन अवेलेबिलिटी, वो लिमिटेड टाइम के लिए, वो 24/7 के लिए। देन प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैनुअल है तो क्लेरिकल एरर्स है, वहां ऑटोमेटिक है, कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, और इन्वेंट्री भी जस्ट इन टाइम बेसिस पे स्टोर्ड है। देन फ्रॉड, यहाँ पे कम क्योंकि फिजिकली देख रहे हो, वहां पे ज्यादा। देन प्रॉफिट, यहाँ पे मिडलमैन नहीं है इसलिए, मिडलमैन है इसलिए प्रॉफिट कम, वहां मिडलमैन नहीं है इसलिए प्रॉफिट ज्यादा, कस्टमर्स को डिस्काउंट ज्यादा और कस्टमर्स को बेटर प्राइस पे सामान मिलेगा। देन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कम क्योंकि सारी चीजें दिख रही हैं आपको, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, डिमांड, यहाँ पे सप्लाई साइड पे, वहां पे डिमांड साइड पे। और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, इंस्टेंट डिलीवरी होती है, वहां पे समय लगता है डिलीवरी में। पेमेंट कैश,
हो गए। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स। हाँ जी, कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शंस, easy to find reviews, coupons, anytime access. Very good. Benefits to government, corruption, ecological. Very good. Benefit to supplier, increased customer base, recurring payments, instant transaction, real time basis, time elimination of time delay, एंट्री बैरियर्स नहीं है, कम है। न्यू मार्केट में एंटर करना, न्यू मार्केट को क्रिएट करना आसान है। ये 2 पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, पर हेडिंग 3 लिखकर आनी है क्योंकि पॉइंट्स काउंट होंगे इसलिए। हाँ, कॉस्ट किसकी कम आएगी? बायर की, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बेटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। सप्लायर की कैसे? बिड को, डेटाबेस को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स अपने ऑनलाइन देख सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू, हाँ जी बच्चों, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ड्यू टू इन्वेंट्री कम रखना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा और एरर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे हमारे। डायनेमिक मार्केट, सब लोग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाएंगे। बस हो गए पॉइंट्स। चलो वेरी गुड। देन हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले अपन को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, छोटे छोटे गांवों में वो नहीं होता। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत आती है, कनेक्शन की कॉस्ट आएगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, सेटअप करने की उसकी कॉस्ट आएगी। देन लीगल इश्यूज कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में ना चली जाए। देन कल्चर, कई लोगों का कल्चर अलाउ नहीं करता ई कॉमर्स से सामान खरीदो। सिक्योरिटी का डर रहता है कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी हैकर के पास ना चली जाए। टाइप ऑफ बिजनेस की कौन सा बिजनेस नहीं जा सकता। पेरिशेबल एंड जो हाई कॉस्ट के आइटम्स होते हैं वो सारे ई कॉमर्स में नहीं जा सकते। वेरी गुड, अभी तो इतना अच्छा याद है, कल देखेंगे। कल मैं क्लास में आते ही पहले सुनूंगी, ठीक है, आप लोगों से, और सिर्फ हेडिंग नहीं बोलनी, जो हमने रिवाइज किया है वो नहीं, वो बहुत गंदा रिवीजन होता है, ठीक है, जो अपन ने किया है। पर अपन क्लास में ऐसा ही कर सकते हैं, इतना भी याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लास में जाकर पूरा पढ़ना है। अपन ने पढ़ लिया है, देखो मैं बताऊं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, पेज नंबर 4.10 तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अपन को यहाँ से शुरू करना है, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ये टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा है, बाकी स्टार्टिंग से यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। सबको अच्छे से याद होना है। ऐसा मत कर लेना कि जैसे डिफरेंसेस में कोई 15-16 पॉइंट है तो हम 4 कर ले, 5 कर ले, तो बाकी बच्चे दूसरे सुना देंगे। नहीं, मेरा मन करेगा तो मैं एक बच्चे से 16 पॉइंट भी सुन सकती हूँ, मेरा मन करेगा तो एक बच्चे से 1 पॉइंट भी सुन सकती हूँ। यही ऑनलाइन वाले बच्चों भी प्लीज याद करना, हेडिंग्स भी याद करनी है और अंदर का डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को याद करना है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आप लोग मुझे इंग्लिश में सुनाओ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोग मुझे हिंदी में भी सुना सकते हो, बट कंप्लीट सुनाना है। जो सुना रहे हो वो कंप्लीट सुनाओ, क्योंकि अगर सुना रहे हो अच्छा तभी अच्छा लिख पाओगे, अदरवाइज अच्छा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, हेलो नहीं, आज तो डिफिकल्ट नहीं लगा होगा बच्चों, इजी से पढ़ाया आज तो अपन ने। चलो मेरी क्लास हो गई ओवर। अब जो भी नेक्स्ट क्लास है, कितनी बजे है मुझे नहीं पता, 2:30 बजे से नेक्स्ट क्लास। मैं सर की 2:30 बजे से मयंक सर की क्लास है, ठीक है। कल सबको पूरा लर्न कर आना है। नोट्स अभी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेना आज। चलो बाय।